व्यवसाय अध्ययन के इस अंक में मैं ज्योति कौशिक मेनन आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत करती हूँ। संगठन के भाग 1 में आज हम पढ़ेंगे संगठन के बारे में। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है कि संगठन क्या है, उसका अर्थ, उसके प्रकार और संगठन कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया और यह कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन के अर्थ की। संगठन का अर्थ क्या है? संगठित करना, अर्थात यह एक उद्यम की गतिविधियों को परिभाषित करने और समूहित करने और उनके बीच अधिकार संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। लुइस ए एलन ने इसे परिभाषित किया कि आयोजन की प्रक्रिया संगठन है। कार्य को पहचानने और समूहीकृत करने का कार्य, जिम्मेदारी और अधिकार को निर्धारित करना और परिभाषित करना और लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबंधों को पूरा करना और कार्य को करने के उद्देश्य से एक साथ काम करना ही संगठन है। प्रबंध के विभिन्न कार्य होते हैं जिसमें कि प्लानिंग अर्थात नियोजन और फिर संगठन। प्रबंध के 5 कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण होते हैं। संगठन दूसरे स्थान पर आता है और यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रबंध की सफलता संगठन पर ही निर्भर होती है क्योंकि सभी गतिविधियों को परिभाषित करने का कार्य इस चरण में किया जाता है, इस कार्य में किया जाता है। संगठन प्रबंध के कार्य के रूप में यदि हम देखें तो संगठन एक ढांचा तैयार करता है, संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है। दूसरा, उपक्रम के कार्यों को परिभाषित भी करता है कि क्या कार्य करना है, कहाँ पर करना है। तीसरा, विभिन्न मनुष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। और चौथा है कि अधिकार तथा कर्तव्यों को ज्ञात कराता है। तो संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य प्रबंध का होता है। संगठन प्रक्रिया के बारे में यदि हम जानें तो संगठन के 4 चरण इस प्रक्रिया में निहित होते हैं। पहला, कार्य की पहचान और उनका विभाजन। दूसरा, विभागीयकरण। तीसरा, कर्तव्यों का निर्वाह या निर्धारण। और चौथा है रिपोर्टिंग या संबंध स्थापित करना। अब एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इससे क्या तात्पर्य है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में कार्य की पहचान करना और उस कार्य का विभाजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संगठन प्रक्रिया का ये एक पहला चरण है क्योंकि काम की पहचान और विभाजन को दर्शाता है। इस कदम पर कुल काम को विभिन्न गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक गतिविधि को एक अलग प्रबंधक की देखरेख में रखा जाता है। जैसे कि एक बैंक में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। नकद क्लर्क नकद स्वीकार करता है, नकद देना, बचत खाता क्लर्क, चालू खाता क्लर्क, ग्राहकों की चेक को स्वीकार करना और सत्यापित करना एवं कंप्यूटर में लेन देन रिकॉर्ड दर्ज करना। ऋण अधिकारी का कार्य है कि ऋण देने वाले ऋण के लिए आवेदन करवाना। तो ये सब अलग अलग कार्य हैं। आप बैंक में जरूर गए होंगे और आपने महसूस किया होगा कि विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं। इस सब कार्य की रूपरेखा को तैयार करना ही संगठन का प्रथम चरण है जिसे हम कार्य की पहचान या कार्य का विभाजन करना भी कहते हैं। दूसरा चरण है विभागीयकरण, अर्थात एक ही प्रकृति की गतिविधियों को एक साथ समूहीकृत करने का कार्य विभागीकरण कहलाता है। और यह समूहीकृत करके कार्य सारी गतिविधियों का एक विभाग अलग से बना दिया जाता है, उसे विशेष विभाग को सौंपा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कच्चे माल की खरीद, निर्मित भागों की खरीद विभाग को ही दी जाती है और उत्पादन माल को स्टॉक करना, अनुसंधान सक्रियता उत्पादन विभाग को दिया जाता है। आपने ये देखा होगा कि अलग अलग विभाग होने से कार्य की विशेषज्ञता बढ़ जाती है, इसीलिए विभागीयकरण बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन प्रक्रिया का चरण है।
अगला चरण है कर्तव्यों का निर्वाह। यह बताता है कि कर्मचारियों को उनकी दक्षता, कौशल और अनुभवों के अनुसार ही कर्तव्यों को आवंटित करने का उल्लेख करता है, ताकि एक उद्यम प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जब हम कार्य को विभाजित कर देते हैं और उनका विभागीकरण भी कर देते हैं और उसके उपरांत कर्तव्य हर व्यक्ति की हर विभाग में एक जो कार्य दिया गया है, कार्य को सौंपा गया है, उसकी दक्षता और उसके कौशल पर ही निर्भर करती है। यदि दिया गया कार्य सही तरीके से ना किया जाए तो फिर प्रबंध एक फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण माना जाता है और सभी जो संसाधन हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ताकि एक उद्यम प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके, इसके लिए कर्मचारियों का कर्तव्य निर्वाह अति आवश्यक है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। होता क्या है कि हमने अलग अलग कार्यों को विभाजित तो कर दिया, लेकिन कौन व्यक्ति अपने किस सीनियर के पास जाएगा या किस उसकी ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से वो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेंगे, यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए संगठन प्रक्रिया के अंदर रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उनके अंतर संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसका परिभाषित करने का कार्य ही संगठन प्रक्रिया में इस स्तर पर किया जाता है। संगठन के महत्व, ये एक अगला विषय है जिस पर अब हम चर्चा करेंगे। संगठन का बहुत ही महत्व है। अब कौन से कारक हैं जो संगठन के महत्व को सुनिश्चित करते हैं, तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उन सभी बिंदुओं को जो कि संगठन की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रभावी प्रशासन, कार्मिक का विकास, कार्य संबंधों में स्पष्टता, विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण का लाभ, परिवर्तन के लिए अनुकूलन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, विस्तार और विकास, ये सभी बिंदु उल्लेखित हैं जो संगठन के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। आइए एक एक करके हम इसकी भी चर्चा करें। तो सबसे पहले है विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण का लाभ। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई एक कार्य यदि आप बार बार करें तो आप उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। आप उस कार्य को आंख मींच कर भी बहुत ही सुगम तरीके से कर पाते हैं। ये तभी संभव है जब विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण किया जाए, आपको वह कार्य करने को बार बार दिया जाए, तभी विशेषज्ञता आ सकती है। तो संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांट दिया जाता है और सभी उप कार्यों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो एक कार्य को बार बार उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो बार बार जब क्योंकि हम कहते ही हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। तो जो व्यक्ति बार बार एक ही काम को करता है तो वो उसका विशेषज्ञ बन जाता है। इसीलिए संगठन के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए और हर छोटे हिस्से को एक व्यक्ति करे और वो बार बार करे ताकि कार्य में कोई भी खराबी ना हो। दूसरी हम बात करेंगे परिवर्तन के लिए अनुकूलन। उचित रूप से बनाई नई संगठन संरचना लोचदार होती है। लोचदार अर्थात जब हम उसे बदलना चाहें परिस्थिति जन्य तो हम उसको बदल सकें। जो बाह्य वातावरण में परिवर्तनों, तकनीकी उत्पादों, बाजारों, साधनों से उत्पन्न कार्यभार के समायोजन की सुविधा देता है। तो संगठन के माध्यम से यदि परिवर्तन के अनुकूलन की बात सुनिश्चित हो जाती है। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को बदलना अति आवश्यक है। संगठनात्मक कार्यवाही परिवर्तन के लिए अनुकूलन का एक ऑप्शन जो है वो प्रदान करती है। तीसरी हम बात करेंगे कार्मिक का विकास। संगठन प्रणाली कार्मिक का विकास सुनिश्चित करती है क्योंकि स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कर्मचारियों में पहल शक्ति तथा सृजनशील सोच को प्रेरित करता है। जब प्रबंधक अधिकार अंतरण करते हैं तब अधीनस्थ का भी विकास होता है। अधीनस्थ अर्थात उसे जूनियर या छोटा
निचली पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति तथा प्रबंधक भी संगठन की वृद्धि और विकास के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। होता क्या है कि जब हम एक सीनियर होते हुए काम को करते रहते हैं और कभी ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो मैं अपने अधिकार को, उस कार्य को करने के लिए अपने अधिकार को भी अपने सबॉर्डिनेट को सौंपती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो मुझसे नीचे है वो भी उस काम को करने से काम को सीखता है और ऐसी स्थिति प्रदान करने से विकास के अवसरों का भी लाभ उठाया जा सकता है। अधीनस्थ जो हैं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी वाले कार्य को करने में सीखने का अवसर प्रदान होता है। चौथा हम देखेंगे कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संगठन प्रक्रिया में कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। परिणामतः संगठन में उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग होता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग आपने अर्थशास्त्र में भी पढ़ा होगा कि यह उसका उद्देश्य है कि इष्टतम उपयोग जब हम करते हैं तो वह कुल लागत को कम करता है और कुल लागत जब कम होती है तो हमारा लाभ का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी हमें अपने संसाधनों की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए और संगठन इस बात को सुनिश्चित करता है कि संसाधन, उपलब्ध संसाधन जो हैं वो भली प्रकार जो हैं उपयोग में लाए जा सकें। अगला बिंदु है कार्य संबंध में स्पष्टता। इससे भी संगठन की महत्ता बढ़ती है, क्योंकि जब एक कार्य किसको क्या करना है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक पोस्ट दूसरे पोस्ट से किस तरह से संबंधित है, किस तरह से रिलेटेड है, तो ये कार्य को भी सुनिश्चित करता है हमारा संगठन। तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मैंने काम किया तो मैं अपने किस उच्च अधिकारी को इसके बारे में बताऊंगी। इसी तरह से उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के संबंधों को भी पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है, जिससे क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने दिए गए कार्य को सुगमता से कर सकता है। फिर है प्रभावी प्रशासन। प्राय देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व प्राप्त अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख करती है। इससे होता क्या है कि जो अधिकारी है वो अपने कार्य को बेहतर रूप से करवा पाने के लिए योग्य अधिकारी बन जाता है, क्योंकि संगठन प्रक्रिया जो है वो हर काम को पहले से ही स्पष्ट तरीके से बता रही होती है। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है और हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को तरीके से पहले से ही उसको ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना है और कार्य की कुशलता जब होती है तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भली प्रकार की जाती है, जिससे कि अधिकारी जो है वो प्रभावी प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है, क्योंकि उसके दिए गए कार्य में उसे कुशलता प्राप्त रहती है। विस्तार और विकास की यदि हम बात करें तो ये एक अगला बिंदु है जो संगठन के महत्व को प्रदर्शित करता है। संगठन कार्य व्यावसायिक उपक्रमों को अपना आकार बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि जब एक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, संस्था के पास अच्छे फंड्स होंगे और जब फंड्स होंगे तो निश्चित रूप से वह अपने व्यवसाय के आकार को बढ़ाएगा, अपने व्यवसाय में ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेगा, तो यह उपक्रम की वृद्धि तथा लाभ बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं से हमने जाना कि संगठन की महत्ता बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे संगठन की संरचना की। संगठन संरचना एक अपरिहार्य साधन है और गलत संरचना व्यवसाय के प्रदर्शन को गंभीर रूप से बिगाड़ देगी और इसे नष्ट भी कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि घर बनाते हुए यदि नींव खराब हो जाए तो नींव खराब होने से पूरा का पूरा घर ही खराब बनता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एक वो बच्चा जिसको कि हमने कम उम्र में ही सही संस्कार नहीं दिए हों, तो बड़ा होने के बाद जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसकी सोच या उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण संभव होता है। संगठन का कार्य बिल्कुल ऐसा ही है, नींव डालना, ये संस्कारों को प्रत्यारोपण ही है, जिसे कि बाद में नहीं सुधारा जा सकता।
संगठन प्रक्रिया कार्य को व्यवहारिक रूप में आने से पहले का कार्य करती है, इसीलिए संगठन प्रक्रिया संरचना का सृजन करती है। इसी को संगठनात्मक संरचना कहते हैं। यदि उस संस्था की, उस ऑर्गेनाइजेशन की नींव खराब हो गई तो फिर वो आगे जाकर भविष्य में भी अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। इसीलिए संगठनात्मक संरचना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती और यह एक जटिल कार्य भी होता है। प्रबंध की विस्तृति काफी हद तक संगठनात्मक ढांचे को आकार देती है। यह ढांचे में प्रबंध के स्तरों को निश्चित करती है। यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र सीमित है तो संगठनात्मक ढांचा लंबा होगा, और यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र विस्तृत है तो संगठनात्मक ढांचा चौरस होगा। आइए जानते हैं कि किस तरह से संगठन की संरचना की जाती है। आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा अफसर, बड़ा अधिकारी और उसके नीचे 2 और छोटे अफसर, छोटे अधिकारी, और उसके बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से उच्च स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति के नीचे मध्य स्तर और निम्न स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति बनाए जाते हैं। और ये एक स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, ये पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। संगठन की संरचना मुश्किल कार्य है, जटिल कार्य है। आइए जानते हैं कि यह किस प्रकार किया जाता है। संगठन की संरचना को जानने से पहले हम ये देखें कि संगठन की संरचना क्या करती है। तो हम ये जान पा रहे हैं कि यह व्यक्तियों, कार्य एवं साधनों के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हम एक लाइन में इसका जवाब जानेंगे कि संगठन की संरचना आवश्यक है ताकि संप्रेषण का प्रवाह सुचारू रखा जा सके और अच्छा नियंत्रण स्थापित हो सके। जितनी हमारी संगठन की संरचना बेहतर होगी, लोग आपस में बहुत अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे, संप्रेषण कर सकेंगे, आपस में कार्य को करते हुए आने वाली परेशानियों का सफलता से सामना कर सकेंगे और इससे गलती करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पकड़ा जा सकता है, अर्थात अच्छा नियंत्रण भी स्थापित हो सकता है। अब देखें कि प्रबंध की विस्तृति और संगठनात्मक ढांचे के बीच क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं कि प्रबंधन की जो अवधि है वो काफी हद तक संगठनात्मक संरचना को आकार देती है। प्रबंधन के स्पैन से, विस्तृतता से तात्पर्य अधीनस्थों की उस संख्या से होता है जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रभावी रूप से प्रबंधित की जा सकती है। यह संरचना में प्रबंधन के स्तर को निर्धारित करती है। प्रबंधन विस्तृति क्या होती है कि इससे तात्पर्य अधीनस्थों की उस संख्या से होता है जिनका अधिकारी कुशलता के साथ प्रबंध हो जाता है। प्रबंध की विस्तृति काफी हद तक संगठनात्मक ढांचे को भी आकार देती है और प्रबंध के स्तरों को निश्चित करती है। यदि प्रबंध का क्षेत्र सीमित होता है तो प्रबंध का विस्तार क्षेत्र भी सीमित ही होगा। शिक्षार्थियों, हमने जाना कि संगठन संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संगठन संरचना कितने प्रकार की होती है ये हम अगले अंक में जानेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिया गया वक्तव्य आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया गया विषय आपको भली प्रकार समझ में आया होगा। धन्यवाद।